क्या हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है? इकोनॉमी आगे तो रोजगार पीछे क्यों? जब किसी देश में आर्थिक तरक्की होती है तो अमूमन उसकी पहली निशानी होती है रोजगार में बढ़ोतरी। लेकिन भारत की कुछ बात ही अलग है। यहाँ जीडीपी में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद रोजगार में बढ़ोतरी उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। कई पैमानों में हमने देखा कि ग्रोथ जितनी तेजी से बढ़ा, रोजगार उतनी ही तेजी से घटा। अभी हाल ही के आंकड़ों को ले लीजिए। 2022-23 में भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी 13.5% की रही, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये माना जा रहा है कि आने वाले वित्त वर्षों में भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी 6 से 7% तक रहेगी। कई एजेंसियों ने माना कि 2023 में ये 7% की दर से और 2024 में ये 6% की दर से बढ़ेगी। भारतीय इकोनॉमी ने इस बार की छलांग के साथ इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में 5वां स्थान पा लिया है और अगर रफ्तार इसी तरह बनी रही तो 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर होगा। इस समय इकोनॉमी के सभी मानक अपनी जगह पर हैं, लेकिन महंगाई ने हालत बिगाड़ रखी है। रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाए जा रहा है, सरकारी कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट आने वाले समय में ग्रोथ की दर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ता नहीं देखते हैं। फिर भी सारी दुनिया की तुलना में ये सबसे तेज गति से भागती हुई इकोनॉमी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ग्रोथ के इन प्रभावशाली आंकड़ों से देश में रोजगार बढ़ा या फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ी? इस सवाल का जवाब सरकार की ओर से नहीं मिलता। रोजगार के मोर्चे पर विचलित करने वाली खबर है और वो ये है कि देश में आने वाले महीनों में बेरोजगारी की दर बढ़कर 9% तक हो जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक रोजगार में 20 लाख की गिरावट आई है। इनके मुताबिक देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर बढ़कर 9% हो गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 6% से बढ़कर 7.5% हो गई। इसका मुख्य कारण मानसून का अनियमित व्यवहार रहा, जिसके बड़े पैमाने पर खेती प्रभावित हुई। लेकिन शहरी बेरोजगारी क्यों घट रही है, इसके बारे में सीएमआई की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा भी हो सकता है कि शायद कुछ आंकड़ों को छुपाया जा रहा हो। अब शहरों में बेरोजगारी के कारण को समझते हैं। शहरों या कस्बों में बेरोजगारी कोविड महामारी के पहले से ही बढ़ रही थी। नोटबंदी के दौरान छोटे मोटे उद्योग धंधों पर मार पड़ी थी और वो सदा के लिए बंद ही हो गए थे। लेकिन उससे भी बुरी हालत तो कोविड महामारी में हुई, जब बड़े पैमाने पर छटनी हुई। लगभग हर कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या घटाई, उनके वेतन तक में कटौती की। कई कंपनियों ने हजार से भी ज्यादा कर्मियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। कंपनियों में कर्मचारियों को निकालने की होड़ सी लग गई थी। हालांकि कोविड का प्रभाव खत्म होने के बाद उन्हें वापस उनकी जगह दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके रेवेन्यू पुराने स्तर पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने नई नौकरियां नहीं दी। दरअसल उन्होंने ये देख लिया था कि कम कर्मचारियों से उतना ही काम कराया जा सकता है और उतना ही रेवेन्यू पाया जा सकता है। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण रहा। दूसरी ओर रोजगार बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि नई इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन इस दिशा में प्रगति धीमी चल रही है। छोटे और मंझले उद्योग अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। दरअसल भारत में रोजगार देने में ये बड़े उद्योगों से कहीं ज्यादा आगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक एसएमई या छोटे उद्योगों में देश की कुल कामगार संख्या 40% है, यानी 10.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं और ये कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इस क्षेत्र को सरकारी सहायता की हमेशा जरूरत रहती है, कई बार पूंजी के लिए तो कई बार टेक्नोलॉजी के लिए। इन पर कोविड काल में बहुत मार पड़ी और सैकड़ों तो बंद ही हो गए। इन पर ही रोजगार बढ़ाने का दारोमदार रहता है और आगे भी रहेगा। इन्हें ही हर तरह से प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। इसी में लड़खड़ाता हुआ लेकिन संभलता रियल एस्टेट भी अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में बात करना जरूरी है। रियल एस्टेट एक समय कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र था, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये ठीक नहीं चल रहा है। कोविड काल में तो इसमें काम बंद ही हो गया था। इस सेक्टर को भी सरकारी सहायता की बहुत जरूरत है। सबसे जरूरी ये है कि इससे जुड़े कानून और नियमों को हल्का बनाया जाए। आज भी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 50 से भी ज्यादा कानूनी अनुमति ली जाती है। इससे प्रोजेक्ट डिले होते हैं और उनकी लागत बढ़ती है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क के मुताबिक जिस सेक्टर पर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मार पड़ी वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। कोविड काल में ये सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा। भारत में इस पर इतनी ज्यादा मार पड़ी कि हजारों प्रतिष्ठान बंद ही हो गए। बड़े बड़े होटलों का धंधा तो जैसे चौपट ही हो गया। उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब वो फिर से रास्ते पर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें कमी देखी जा रही है और विदेशी टूरिस्ट की वापसी पर ही लाखों लोगों का भविष्य टिका हुआ है जो नौकरी से हटा दिए गए थे। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि सरकार अब रोजगार देने से भागती है। हर राज्य में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वो भरने की कोशिश नहीं करते। सरकार को अपने कर्मचारियों, विधायकों, मंत्रियों के वेतन, पेंशन, भत्तों पर इतना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है कि उनकी हालत खस्ता हो गई है। दूसरी ओर सरकार पीएसयू से छुटकारा पाना चाहती है जो रोजगार देने की क्षमता रखते हैं।
ऐसे में जाहिर है कि रोजगार बढ़ाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं रह गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि रोजगार बढ़ाए बिना आर्थिक विकास बेकार है, क्योंकि उससे आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के रास्ते बंद हो जाएंगे। रोजगार बढ़ाना अर्थव्यवस्था का पहला टास्क है। उनका मानना है कि भारत की विशाल आबादी को देखते हुए विकास की वर्तमान दर कम है और इसे सही करना ही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है और इसके लिए जरूरी है कि लोग खर्च करें, लेकिन जब रोजगार के अवसर ही कम होंगे और नौकरियों पर छंटनी की तलवार लटकती रहेगी तो ऐसे में खपत उस अनुपात में नहीं होगा जो अनुपात होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ ही रोजगार में बढ़ोतरी भी जरूरी है, नहीं तो ये जॉबलेस ग्रोथ ही कहलाएगा और जॉबलेस ग्रोथ किसी भी देश की छवि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ करेगी या सिर्फ इकोनॉमी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।